हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस चैप्टर में जो साइंस की हमारा ये जो डिस्कशन चल रहा है अभी तक हम लोगों ने ये देख लिया है कि हमारे फूड में 7 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। दूसरी चीज़, अगर हमें फूड में कार्बोहाइड्रेट और फैट्स और प्रोटीन्स की प्रेजेंस को अगर पता लगाना है तो उसके लिए कुछ टेस्ट हमने कंडक्ट करे थे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा डाइट और बैलेंस डाइट के कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं और फिर इसी से देखेंगे कि अगर हमारी डाइट बैलेंस्ड ना हो तो डेफिनेटली हम अपनी डाइट के अंदर कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ पक्का मिस कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो किसके मिस होने की वजह से क्या दिक्कत आ सकती है शरीर के अंदर, उसको देखेंगे। सबसे पहले नॉर्मल तरीके से डाइट की बात करते हैं। जो खाना हम पूरे दिन खाते हैं उसको बोलते हैं डाइट। डाइट जो है, हमारी डाइट बड़े सारे फूड आइटम से बनी होती है, और वो जो हम खाना खाते हैं वो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सीरियल्स, उसका कॉम्पोजिशन है लाइक वीट एंड राइस, कुछ दालें हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो मीट, फिश, एग्स और दूध। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। इनमें से कुछ आइटम्स वाटर एंड रफेज भी हमें सप्लाई करते हैं, डाइटरी फाइबर। जो एक ऐसी डाइट अगर आप लेते हो जिसके अंदर अच्छी खासी मात्रा के अंदर सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, जो कि इतने पर्याप्त मात्रा के अंदर होनी चाहिए कि आपकी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ और नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए मोर देन इनफ हो, तो ऐसी डाइट को कहा जाता है बैलेंस डाइट। तो आज आप याद रखना कि बैलेंस डाइट वैसे तो चलो ठीक है, एक बच्चों वाला कंसेप्ट होता है, डेफिनेटली 6 क्लास में डिस्कस करा जा रहा है, लेकिन बैलेंस डाइट के अंदर क्या चीज़ें होनी ही चाहिए, ये आज के बाद अगर आप आंसर करोगे ना तो आप कुछ नहीं बोलोगे, आप सिर्फ ये बोलोगे 5 न्यूट्रिएंट्स अगर हमारे फूड के अंदर हैं प्लस वाटर एंड रफेज, यानी कि कुल मिलाकर जो 7 कंपोनेंट से हमने जो ये चैप्टर स्टार्ट करा था वो 7 कंपोनेंट्स अगर आपकी डाइट के अंदर हैं तो आपकी डाइट को कहा जाएगा बैलेंस डाइट। देखो, 5 न्यूट्रिएंट्स तो होने ही चाहिए, वो है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर एंड रफेज, जो कि है डाइटरी फाइबर। ठीक है, इनमें से मुझे ये बताओ, न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड रफेज किसकी फूड वैल्यू नहीं होती है, किसके अंदर फूड वैल्यू नहीं होती है? वाटर के अंदर भी नहीं होती है। वाटर के अंदर क्या फूड वैल्यू होती है? तो सम फूड आइटम्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ कुछ जो आप खाना खाते हो वो फैट्स के अंदर रिच हैं, किसी के अंदर हो सकता है ज़्यादा प्रोटीन हो, ज़्यादा वाइटामिन्स हो, ज़्यादा मिनरल्स हो। अब ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है कि कोई एक आप सिंगल फूड आइटम खा रहे हो वो आपको सभी के सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पर्याप्त मात्रा में प्रोवाइड करते, और आपका मैं ये वाला फूड आइटम खाता हूँ, ABC XYZ इसका नाम है, और इससे मुझे 5 न्यूट्रिएंट्स, वाटर, रफेज, ये सब कुछ मिल जाता है। ऐसा नहीं होता। तो अगर आपको अपने खाने की थाली को अगर ये कहना है कि आप उसमें वो आइटम्स खा रहे हो जो कि आपकी बैलेंस डाइट बनाएंगे, बैलेंस डाइट मतलब क्या, वो आपके खाने की थाली के अंदर 7 कंपोनेंट्स होंगे ही होंगे। ठीक है, तो वी शुड इंक्लूड अ नंबर ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स। क्यों? क्योंकि अभी हमने डेबिटेशन देखी कि पृथ्वी पर ऐसा कोई भी एक फूड आइटम ऐसा नहीं होता है कि जिसके अंदर ये सातों की सातों चीज़ें हो, 5 न्यूट्रिएंट्स प्लस पानी प्लस डाइटरी फाइबर जिसको रफेज भी बोलते हैं। तो ये सारे हमें डिफरेंट फूड आइटम्स ऐसे इंक्लूड करने चाहिए कि वो इन 7 कंपोनेंट्स को प्रोवाइड कर सके हमारे डेली मील में। ठीक है, ताकि हमें एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिले, न्यूट्रिएंट्स हैं 5 प्लस वाटर प्लस रफेज मिले इन एडिक्वेट अमाउंट। ठीक है, और वही राइटर आपसे कह रहा है कि सफिशिएंट अमाउंट में आपको वाटर भी मिलना चाहिए और आपके फूड के अंदर डाइटरी फाइबर और रफेज हो। ठीक है, जो कि एक झाड़ू की तरह काम करेगा, हमने बात करी थी इसके बारे में। अब बैलेंस डाइट शुड कंटेन इनफ फूड आइटम्स फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। आप इनमें से ना कुछ कुछ चीज़ें आपको राइटर कह रहे हैं कि रोज़ खानी चाहिए अगर आप अपनी डाइट को एक बैलेंस डाइट कहना चाहते हो तो। ठीक है, इसलिए मैंने इन लेक्चर्स का थंबनेल कुछ इस प्रकार से बनाया हुआ है, ये कि क्या आपके फूड में ये 7 आइटम्स हैं। तो बेसिकली ये पूरे एक चैप्टर का एक ओवरव्यू है आपका कि ये 7 आइटम्स होनी चाहिए। अब इस थंबनेल को देखते हुए आपको ये याद आ जाना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कि ये 7 आइटम क्या है।
5 न्यूट्रिएंट्स प्लस पानी प्लस रफेश डाइटरी फाइबर। ठीक है। बैलेंस डाइट जो है आपके उसमें इनमें से कुछ ग्रुप ऑफ आइटम्स होने चाहिए। जैसे सीरियल आपको कंज्यूम करना ही करना है, मतलब बेसिकली आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो है, और ये हम कंज्यूम करते भी हैं वैसे भी, लेकिन अगर सीरियल कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो, डेफिनेटली आप एक कैटेगरी रखो कि आप कार्बोहाइड्रेट जो है वो कंज्यूम करोगे। फिर चाहे वो आपको सीरियल से मिले लाइक वीट एंड राइस, या उनकी एक अलग फॉर्मेट से, जैसा कि हमने देखा था राइस जो है आप उसके लिए इडली भी खा सकते हो, क्योंकि वो चावल के बैटर से ही प्रिपेयर होता है, डोसा एंड इडली। इसके अलावा आलू, या आप चाहो तो चीनी ले सकते हो। लेकिन वही वाली बात है जैसा कि हमने डिस्कस करा था, कार्बोहाइड्रेट वगैरह मिल जाता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट बेस्ट कौन सा होता है हमारे शरीर के लिए? चीनी में जैसे केन शुगर कार्बोहाइड्रेट होगा, क्या लॉन्ग टाइम तक हम इसको परस्यू कर सकते हैं, खा सकते हैं? बताओ आशिमा, नहीं ना, दूसरी दिक्कतें पैदा कर देगा फिर ये, है ना। और फिर जो चीनी खाता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताया था, और लेक्चर की बात छोड़ो, प्रैक्टिकल अगर आप लाइफ को देखो, चीनी खाने वाले को शारीरिक मेहनत अगर वो बहुत कर रहा है, पसीना वो बहुत निकाल रहा है, तो वो चीनी नुकसान नहीं करेगी, लेकिन वो डायबिटीज़ का रूप ले सकती है अगर कोई बैठे बैठे कंज्यूम करे चीनी, राइट, है ना। तो बेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि हम कैसा फूड खाएं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के बड़े सारे प्रकार होते हैं? कौन सा लें हम लोग, जल्दी बोलो। स्टार्च, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। क्यों भूल रहे हो बे ये सब बातें? डिस्कस कर तो चुके हैं हम इनको इतना। उसके बाद आपके फूड आइटम में सेकंड इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट होना चाहिए वो होना चाहिए फैट। उसके लिए आप बटर, घी या ऑयल अपने फूड में कंज्यूम कर सकते हो। फिर प्रोटीन आपको जिससे प्रोवाइड हो, दालें, मटर, दूध, चीज़, पनीर, फिश, मीट, चिकन या अंडे, कुछ भी। उसके बाद आपको वाइटामिन्स मिले, मिनरल्स मिले और रफेश, उसके लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और पानी पर्याप्त मात्रा के अंदर। बैलेंस डाइट ना सभी एज ग्रुप वालों के लिए सेम नहीं रहता, नंबर वन। अलग अलग जैसे जैसे सबकी एज ग्रुप होती है उसके हिसाब से आपकी जो डाइट होती है उसका बैलेंस डाइट का नेचर अलग होता है। एंड दूसरा, हर एक ऑक्यूपेशन के हिसाब से भी सेम नहीं रहता, आप क्या काम कर रहे हो उसके हिसाब से। अब मुझे एक बात बताओ, चीनी क्या एक बुरी चीज़ है क्या? चीनी तो एनर्जी प्रोवाइड करती है, केन शुगर कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर आशिमा कोई बहुत दोपहरी में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, शाइनी, है ना, उसके पसीने पे पसीने निकलते हैं, तो अगर वो कोई ऐसी ड्रिंक पी रहा है जिसके अंदर चीनी ज़्यादा है, तो ये तो उसके लिए अच्छी बात है ना, उसको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी ना काम करने की, है ना। लेकिन कोई बैठे बैठे अगर ग्लूकोज पिए जा रहा है, ग्लूकॉन डी पिए जा रहा है, शुगर सिरप पिए जा रहा है, तो ये अच्छी बात है क्या आशिमा लॉन्ग टाइम के लिए? नहीं ना। तो बैलेंस डाइट जो है इट डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ द पर्सन एंड ऑल्सो द ऑक्यूपेशन ऑफ द पर्सन, कि क्या किस प्रकार का पर्सन काम करता है। देखते हैं उसको, आराम से समझते हैं। डिपेंडेंस ऑफ डाइट ऑन एज, नंबर वन, पहले पैरामीटर को देखते हैं। एक अगर कोई बच्चा है या ग्रोन अप मैन है, अलग अलग एज के हैं, ठीक है। आप ऐसा मान लो कि एक तरफ हो आप, एक तरफ है आपके फादर, एक तरफ है ग्रैंडफादर, ठीक है। बैलेंस डाइट ना इन तीनों के लिए ना अलग अलग होगी। एक बच्चे की बैलेंस डाइट जो होगी वो काफ़ी डिफरेंट होगी फ्रॉम डैट ऑफ अ ग्रोन अप मैन। मुझे एक बात बताओ शाइनी, हमारे टिश्यूज़ वगैरह के डेवलपमेंट के लिए, चलो टेक्निकल टर्म को हटाते हैं एक बार के लिए, नॉर्मल बॉडी ग्रोथ के लिए इस उम्र में क्या फैट ज़रूरी है ना? है, बिल्कुल है। लेकिन ग्रैंडफादर के लिए फैट्स हैं क्या? न, न, आशमा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो ना फिर उनकी आर्टरीज और वेन्स को चोक कर दे, जो कि हार्ट अटैक का कारण बन सकती है। उनका फिर चलना फिरना ज़रूरी है, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन किसी के ग्रैंडफादर अगर बिस्तर पे हैं, भगवान ना करे किसी के साथ ये हो कि वो पैरालिसिस पे है, किसी के ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर वगैरह, अब फिर वो एक ऐसा आइटम कंज्यूम कर रहे हैं आशिमा कि जिसमें रोज़ थोड़ा थोड़ा फैट है, तो वो जमने लग जाएगा। और फिर वो हो सकता है कि ब्लड फ्लो अच्छे तरीके से आर्टरीज वेन्स के रास्ते हो ना पाए, और वो चोक हो जाए, और ये चोक होने का कारण बन सकता है हार्ट अटैक।
इनके फूड में अगर इसे हम अवॉइड कर रहे हैं तो क्या कोई पाप कर रहे हैं क्या, बताओ? लेकिन अपने फूड में इसे अवॉइड कर रहे हैं तो क्या पाप कर रहे हैं इनिशियल ईयर्स में, अगर कोई बच्चा छोटा है तो बताओ? है ना, ये चीज है, देख रहे हो? अब सेम फैट शाइनी देखा आपने, कैसे एक के लिए वरदान है और दूसरे के लिए दुश्मन है। ठीक है, जैसे अ ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स मोर प्रोटीन्स इन हिज डाइट देन अ ग्रोन अप मैन इन कंपैरिजन टू हिज बॉडी वेट। ये जो एक्स्ट्रा प्रोटीन है ना, बच्चे के शरीर में इसलिए जरूरी है ताकि उसके बॉडी के टिश्यूज बने, ठीक है, ऑफ द फास्ट ग्रोइंग चाइल्ड। और मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया भी था कि जो जिम वगैरह जाते हैं या जो फिटनेस फ्रीक लोग होते हैं वो जनरली प्रोटीन कंजम्पशन इसलिए करते हैं क्योंकि टिश्यूज़ वगैरह के टीयर में जो होते हैं ना उसकी रिकवरी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अगर जैसे मान लो आप जिम कर कर आए हो, आप पुशअप्स कर कर आए हो, पार्क में दौड़ कर आए हो, तो आपकी बॉडी जो दर्द होती है क्योंकि वो इस वजह से, क्योंकि जो छोटे छोटे जो टिश्यूज़ होते हैं ना आपकी बॉडी के अंदर इधर उधर, वो ना टूटते हैं। कुल मिलाकर अगर हम आसान भाषा के अंदर समझें, अभी लेमन लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं, वो चटकते हैं, उनका टीयर होता है। जैसे आप एक पैर के भरोसे भी कभी कभार गिर जाते हो, तो आशमा अभी आपको कुछ टाइम पहले आपका भी हुआ था ना कि पैर का मांस फट गया था, है ना? तो प्रोटीन बेस्ड फूड खाने को बोलता है ना डॉक्टर उस टाइम पर, अगर इसकी जल्दी रिकवरी चाहिए तो हल्दी वाला दूध पियो, ये करो वो करो, ये भी बोलता है ना। सो डाइट ऑफ अ ग्रोइंग चाइल्ड शुड कंटेन मोर प्रोटीन रिच फूड्स देन डाइट ऑफ अ ग्रोन अप मैन। ठीक है, ग्रोइंग चाइल्ड को ज़्यादा वाइटामिन, ज़्यादा मिनरल्स भी चाहिए, लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ताकि उसकी हड्डियाँ अच्छे से बने, एज कम्पेयर टू द ग्रोन अप मैन, कि अगर वो उतनी मात्रा में ना ले जितना बच्चे को मिल रहा है तब भी ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी नाम में ही है ना कि ग्रोन अप मैन, वो जितना उसको लेना था, कंज्यूम होना था, शरीर को जितना टॉलरेट करना था वो कर चुका है अपनी अपने टाइम पर, अपनी जवानी में। उसके बाद ये तो हो गई एज के हिसाब से बात। अब ना एज तो बढ़ेगी, हर किसी की एज एक जगह तो थमती नहीं है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो पर्सन के जिंदगी में कोई ना कोई ऑक्यूपेशन भी बनेंगे। ठीक है, देखो, द जॉब और प्रोफेशन ऑफ अ पर्सन, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्यूपेशन। ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चे की लेवल की एनसीईआरटी तो वो समझा रहा है, तो ऑक्यूपेशन की आपको वो डेफिनेशन दे रहा है कि अगर एक पर्सन की कोई भी जॉब या प्रोफेशन होती है वो उसका ऑक्यूपेशन होता है। अलग अलग जॉब में अलग अलग अमाउंट का काम होता है। कुछ लोग होते हैं वर्क फ्रॉम होम होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको साइट्स पे जाना पड़ता है, कुछ लोग होते हैं दिहाड़ी पे काम करते हैं, मजदूर होते हैं, ऑफिस गोइंग लोग होते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। अब बैलेंस डाइट जो है, इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वर्क जो कि आप एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन के अंदर कर रहे हो। एक एग्जाम्पल मान लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। एक किसान है शाइनी, एक किसान है, सुबह उठता है, शाम को ईशा, वो पूरा काम करने के बाद ना अपने खेत पर आकर मान लो कि 18 से 25 रोटी खा रहा है। अब आप उसे देख रहे हो, ये पागल है क्या भाई, इतनी तो मैं हफ्ते भर में नहीं खाती हूँ। और उस पर ना बहुत ज़्यादा वो घी लगा रहा है। खाना खा लिया उसने, थोड़ा सा टहला, फिर उसने ना थोड़ा सा गुड़ भी खाया। उसके बाद रात को पूरा का पूरा एक लोटा, जिसका मतलब मान लो कि 2 ग्लास मिल्क बनेगी, इतना उसने वो पी लिया। ठीक है, अब अगर अर्पित, आप वर्क फ्रॉम होम करते करते अगर इतना करोगे तो टमी निकल जाएगा ना बाहर, है ना? लेकिन किसान फिर भी लाचारा बेचारा सा ये लग रहा है, और 18-25 रोटी खाने के बाद भी उसने गुड़ खाया, 2 ग्लास दूध पिया, यानी कि उसके पेट के अंदर जगह थी। क्यों? वर्क फ्रॉम होम या फिर एक वर्क फ्रॉम होम के अंदर एक जो पर्सन या जो किसान है, इनके अंदर सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है कि ज़्यादा पसीने और मेहनत मजदूरी या फिर शरीर और हड्डियों को चलाने वाला काम कौन कर रहा है इनमें से, वर्क फ्रॉम होम वाला पर्सन या किसान? किसान। ठीक है, तो बैलेंस डाइट ऑफ अ मैन डूइंग हार्ड फिजिकल वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर मैन डूइंग नॉर्मल वर्क। अब समझ गए वर्क फ्रॉम होम और किसान वाला एग्जांपल इस लाइन से? ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी एक पर्सन है, मजदूर वगैरह है, वो कहीं पर भी काम करता है, जैसे आप बगल में एक पर्सन को देख रहे हो, वो कोई चीज़ ठोक रहा है, मतलब कील रख के पत्थर वगैरह तोड़ रहा है, तो अ पर्सन डूइंग फिजिकल वर्क लाइक लेबरर या कारपेंटर, उसको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होते हैं, होने चाहिए वैसे तो उसकी डाइट के अंदर, एज कम्पेयर टू अ मैन हु इज डूइंग नॉर्मल वर्क। ठीक है, दिस इज बिकॉज उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। याद है ना, हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट भंडार होते हैं एनर्जी का, है ना? और उसके अंदर भी कौन सा अच्छा कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि भंडार तो बनेगा लेकिन आपका दुश्मन नहीं बनेगा कभी शरीर के अंदर जाके? कौन सा कार्बोहाइड्रेट? स्टार्च कार्बोहाइड्रेट। तो फॉर अ मैन डूइंग हार्ड फिजिकल वर्क, और ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है,
ये सप्लाई होती है बाय इंक्लूडिंग मोर कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स इन हिज डाइट। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ मयूर, अगर ये आदमी पत्थर तोड़ने का काम करता है तो उसको अपने साथ टिफिन में, लंच में, अगर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर ये पटैटोस लेकर आए, शाइनी आलू लेकर आए, चाहे बॉयल्ड आलू हो चाहे मूंगफली वाले हो, कैसे भी हो वो, कैसे भी हो, क्या उसको एनर्जी मिलेगी उन आलू को खाकर? क्या आलू और रोटी लेकर आए या फिर आलू की रोटी लेकर आए या आलू का पराठा लेकर आए तो एनर्जी मिलेगी क्या? बिल्कुल, है ना। लेकिन अगर ये कुछ खाना लेकर ना आए और शरबत पे शरबत पीता रहे, रूह अफ़ज़ा की बोतल रखा रहे और ठंडा ठंडा शरबत पीता रहे, तो क्या बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी क्या? है ना। केन शुगर चलो आप मान रहे हो कि चलो उससे मिलेगी, लेकिन वो उतना उतना फायदा नहीं करेगा, है ना, उतनी एनर्जी सप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि अर्पित पता है ना आपको, लिक्विड डाइट भी एक हद तक वो फायदा कर सकती है, अन्न जाना शरीर में जरूरी होता है ना। सब लोग एग्री करते हो इस बात से? ठीक है। तो मोर पीपल लाइक टू ईट अ लॉट ऑफ फैट रिच फूड्स सच एज फ्राइड फूड्स, समोसा, टिक्की, पूरी, पकोड़ा, ठीक है, विच इज़ नॉट अ गुड हैबिट। अगर हम ज़्यादा फैट रिच फूड्स खाएंगे तो वो हार्मफुल होता है हमारी हेल्थ के लिए। इसकी वजह से सबसे बेसिक जो एक समस्या होती है वो ये होती है मोटापा, जिसको हम लोग कहते हैं ओबिसिटी। टमी आपका बाहर आ जाता है, तोंद बाहर आ जाती है, ठीक है। और वो आपको कह रहा है कि हमें एक बैलेंस डाइट करनी चाहिए हेल्दी रहने के लिए। ओके, अब ना ये तो चीज़ें बच्चों वाली थी, इसके लिए हमें कोई दोबारा इसको पढ़ने की, कभी ज़िंदगी में देखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। हाँ, बैलेंस डाइट की एक हमने कंसेप्ट देख लिया जो कि हमारे काम का है, कि भैया अगर कोई हमसे पूछे विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ फूड या कंपोनेंट्स ऑफ अ फूड कॉन्स्टिट्यूट्स अ गुड बैलेंस डाइट, तो उसके अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज, अगर ये ऑप्शन में दे रखा है तो उसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव ही होगा। ठीक है, तो आज हमने ये सीख लिया कि कंपोनेंट जो है हमारे फूड के, वही हमारी बैलेंस डाइट है, और ये सातों की सातों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। अब अवॉइड वेस्टफुल प्री कुकिंग एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस। हम ये देखते हैं अब कि क्या अगर हम जो सब्जियां छीलते हैं खाना बनाने के लिए, या खाना बनाने से पहले, कुछ भी खाने से पहले जो भी फल सब्जियों को हम वॉश करते हैं, क्या हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं उसमें? हम सोच तो रहे हैं कि हम हेल्दी खा रहे हैं, लेकिन क्या एक कटे हुए छिले छिले हुए आलू से या एक एप्पल से जितना भी हमें जितना भी हमें न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, क्या वो पर्याप्त मात्रा के अंदर हमें मिल रहे हैं, या फिर हम उनको काटते हुए, छीलते हुए, कंज्यूम करते हुए कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं? चलो इसको, इस चीज़ को समझते हैं एक बारी। मोस्ट ऑफ द रॉ फूड आइटम्स जो हैं, दे आर नॉट फिट फॉर ईटिंग एज सच। उनको हम लोग धोते हैं, बॉयल करते हैं, उबालते हैं, कुछ भी करते हैं, रॉ फॉर्म में नहीं खाते हैं। रॉ फूड मटेरियल जो है उनको हम लोग धो दिया, छील दिया, कट करा, पकाया, और उसके बाद ऐसा माना जाता है डेट दे आर फिट फॉर ईटिंग। कुछ लोग होता है कि नॉर्मल से एग्जांपल बता देता हूँ लेमैन की तरह। कुछ लोगों का जो सोयाबीन की दाल होती है और जो चने होते हैं, अब कुछ लोग तो जो फिटनेस फ्रीक होते हैं वो तो खा लेते हैं इसको एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, लेकिन बहुत सारों के पेट में गड़बड़ भी हो जाती है, दर्द होने लग जाता है कच्चे चने और कच्ची सोयाबीन खाने से। मैं दाल की बात कर रहा हूँ, सोयाबीन। अर्पित होता है कि नहीं होता है ऐसा? हर कोई चने को पचा नहीं सकता, हर किसी की पाचन शक्ति इतनी नहीं होती है, लेकिन यही, हाँ, हैवी होते हैं। अब यही अगर लेकिन उसके काले चने का साग, या फिर जैसे आप कह लो कि कई लोग चने को भी ना छोले बोलते हैं, उनके घर पे अगर बने होते काले चने के छोले, काले छोले बने हमारे घर पे, छोटे चनों को वो बोलते थे, चलो ठीक है, एक बार के लिए मान लिया कि उसको छोले बोल रहे हैं, छोटे छोले बोल रहे हैं। अगर वो चावल के साथ और ग्रेवी के साथ अगर वो खाएं तो हो सकता है कि उनका पेट खराब ना पड़े, मानते हो? ठीक है। तो सम न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड मटेरियल्स आर हाउएवर लॉस्ट ड्यूरिंग द प्री कुकिंग एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस, जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए। देखते हैं क्या वेस्टफुल कुकिंग प्रैक्टिसेस जिसकी वजह से आप जो खाने में न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस हो सकते हैं, वो क्या क्या हैं? देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन, मैं ये तो नहीं कहता कि यूपीएससी नहीं पूछता, यूपीएससी ना कभी कभार बहुत जर्नल लाइफ के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत ज़्यादा जर्नल। जैसे उसने 2018 में क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से क्या चीज़ जो है वो
पता नहीं क्या एक फूल से दूसरे फूल में ये चीज़ ट्रांसफ़र कर देगी, जो उसके पोलन ग्रेन्स होते हैं क्या होते हैं। तो उसमें था कि चिड़िया कर सकते, नॉर्मल एग्जांपल थे, ऑप्शंस थे, बर्ड्स, वाटर, एयर, डस्ट, ये सब कर सकता है क्या। तो वो कभी कभार ना एक रोज़मर्रा के जीवन में एक एप्लीकेशन बेस ऐसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे उसने कुछ साल पहले 2014-15 के अंदर एक चीज़ पूछी थी कि शहरों के अंदर जब आप सुबह सुबह पार्क जाओ तो एक चिड़िया आपको मिलेगी, और वो लकड़ियाँ उठाती रहती है इधर से उधर, ग्राउंड लेवल पे ही मिलेगी, येलो कलर की उसकी टांगे हैं। और फिर उसने ऑप्शन दे दिया कि इसको क्या कहते हैं। तो ये जो अक्सर ये चिड़िया नहीं आती शहरों में पार्कों में, मयूर ये देखा होगा इसको। नहीं नहीं नहीं, कॉमन माइना। इसने ये पूछा था। अब हम देखते तो हैं लेकिन उस ज़माने में किसी ने सोचा ही नहीं कि इसे बोलते क्या है, क्या हम इसका नाम जानने की कोशिश करें। तो कभी कभार ना क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये जो टॉपिक मैं पढ़ाने चाह रहा हूँ ना, इसको पढ़ते हुए कंटेंट प्रिपेयर करते हुए कुछ यही आया मेरे दिमाग के अंदर कि यार देखो यूपीएससी फिर ना बहुत कभी कभार इतना इजी पूछ लेता है कि हमें अपने आप पे डाउट हो जाता है कि नहीं यार भाई, लवासना पहुंचाने के लिए इतना इजी तो नहीं हो सकता ये। 2015 की बात है, उसने एक क्वेश्चन पूछा और कई लोगों ने उसी पे टाइम वेस्ट कर दिया। मतलब 99% लोगों का ठीक तो था, लेकिन उनकी कंप्लेंट ये थी कि यार हमारा इस क्वेश्चन में काफ़ी टाइम हो गया वेस्ट, क्योंकि हमें ये लगा कि यूपीएससी इतना इजी तो नहीं बना सकता, कोई ट्रैप होगा। उसने सिंपल से ये पूछा, रिसेंटली प्लानिंग जो नीति आयोग है उसने कौन सी बॉडी को रिप्लेस करा है। उसमें 4 ऑप्शन थे, कुछ वैसा नहीं था कि पेयरिंग बना कर दियो। एक ऑप्शन था प्लानिंग कमीशन, कि नीति आयोग जो हाल ही में बना है, 15 में ही बना था वो, और 15 के अंदर प्रीलिम्स हुआ। तो उसमें क्वेश्चन है कि नीति आयोग ने हाल ही में कौन सी बॉडी को रिप्लेस करा है। तो अर्तिका शुक्ला जी का भी यही कहना था, टीना डाबी जी का ये कहना था, ये उसी साल के इन्होंने एग्जाम दिए थे, कि हम सोचने में मजबूर हो गए कि इतना इजी क्वेश्चन यूपीएससी कैसे बना सकता है यार। तो उनका टाइम भी वेस्ट हो गया उस चक्कर में काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो अब ये कुछ ऐसा ही है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनमें से क्या प्रैक्टिसेस अगर अपनाई जाएंगी तो खाने में से या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में से न्यूट्रिएंट का लॉस हो जाएगा। अब यार आप कहोगे यार ये तो कभी सोचा ही नहीं यार। जैसे बहुत सारी शायद अपने एग्जांपल और भी देखे होंगे यूपीएससी की, और बात करूँ मैं और एक्सपेंड करूँ अगर इसको। उसने एक बार ये पूछा था कि जो एग मार्क होता है या कौन सा मार्क होता है हमारे घरों में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पर, गीज़र पर, इनमें उनमें लगा रहता है। अब मैं कह रहा हूँ आपसे, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अगर इतने इजी हो तो हर हर कोई सॉल्व ना कर ले। वो क्यों? क्योंकि यूपीएससी जानता है कि डेली लाइफ में हम लोग चीज़ों को ना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और हमें नहीं लेना है। ये चीज़ हम किससे सीख सकते हैं? हाल ही में जो हमने अभी ट्रैवलर्स का चैप्टर करा मेडिवल इंडिया से, हमें भी उतने क्यूरियस रहना है हर एक चीज़ के लिए। किसी भी चीज़ को ये समझ के कि बच्चों वाला है, इस क्लास का है मेरे लेवल का क्या होगा, घमंड नहीं लाना है ऐसे अपने अंदर। अगर ऐसा है घमंड तो ले लो मेरी चुनौती, 200 में से फिर 200 क्वेश्चन सॉल्व कर, ये 200 में से 200 मार्क्स ले आओ प्रीलिम्स के अंदर। इतना ज्ञानी कोई इंस्टीट्यूट का टीचर तक नहीं है। तो नंबर 1, अगर हम बार बार चावल को और दालों को धोएंगे, यार सोचने वाली बात है जैद। अगर ये ऑप्शन अगर आ जाए ना, अगर हमें अगर ये यहाँ ना लिखा हो चावल और दालों को बार बार धोने से, बंदा ना वहाँ बैठ के सोचेगा कि यार चावल और दाल तो घर में ना डब्बों में पड़ी रहती है, टाइट होती है, मैं उसको बार बार धोऊंगा तो उसमें दिक्कत क्या है। आपका मन पता है क्या कहेगा? यार एक बार के लिए तो डस्ट हट जाएगी उसमें से। सोच के देखना, मतलब दिमाग वहाँ कैसा सोचता है। एक बार को तो डस्ट हट जाएगी, दूसरी बार में हाँ कुछ कुछ कीड़े कीड़े छोटे छोटे रह जाते हैं, कुछ ना कुछ रह जाता है, दूसरी बार फिर धो दूंगा। तीसरी बार तो बल्कि और अच्छी बात है कि अगर उस पर कोई कोटिंग वोटिंग होगी फालतू में, कंपनी वगैरह वालों ने कुछ कर रखा होगा तो वो उतर जाएगी। नहीं यार, मुझे तो नहीं लगता कि चावल, आपका मन क्या, नहीं यार चावल और दालें तो टाइट होती हैं, जितने मर्जी बार धो लो उनको तो। और मम्मी पूरा धोने के बाद भी उसका पानी गिरा कर भिगो कर रखती है। तो रिपीटेड वॉशिंग से चावल और दाल का टुकड़ा टाइट है, मुझे तो नहीं लगता कि न्यूट्रिएंट लॉस हो सकता है इससे। और वहीं आप ट्रैप हो जाओगे, गलत हो जाएगा। बार बार यहाँ पर चावल दाल को काट मारो, गोली मारो। ये तो इसने अच्छा हुआ कि यहाँ पर लिख दिया ये टाइट दाना है, तो इस वजह से हमारा दिमाग ऐसा चलेगा। किसी भी चीज़ को बार बार धोगे तो वो चीज़ ऑब्वियस ही बात है। देखो एक बार बताओ, मेरे को जनरल बात करना है, इस कंटेंट को छोड़ो 2 मिनट के लिए, हटाओ इसको फालतू चीज़ को। मुझे नॉर्मल जो मैं सवाल जवाब आपसे कर रहा हूँ उसके हाँ या ना में जवाब देना मुझे। चावल का दाना कैसा टाइट है क्या? दाल का दाना कैसा टाइट है? अरहर की दाल ले लो और चावल ले लो, कोई सा भी, टाइट दाने हैं इनके?
मैं से नल के नीचे हाथ में पकड़ाऊं दाने को, 10 मिनट तक नल खुला हुआ है, मैं इसे रखूंगा, क्या दाने में जरा से भी नरमाहट आएगी क्या? बताओ, क्या वो सॉफ्ट हो जाएगा क्या? 10 मिनट तक नलके के नीचे लेकर रखा हूं मैं उसको, बताओ। ना के बराबर कह सकते हैं, ना के बराबर। दिमाग किसी का चलना होगा ना, लोगों के बहुत तरीके के दिमाग चलते हैं, हम एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन मैं सबके लिहाज से सोचता हूँ। नॉर्मल एग्जांपल दूं, हो सकता है आशिमा, जिस सुबह आपका पेपर है ना, आप मंदिर होकर आए हो और शिवलिंग पे आपने जल चढ़ाया और आपका मंडे पड़ जाए उस दिन, जिस दिन आप पेपर दे रहे हो, ठीक है? आप सोचोगे नहीं यार, रिपीटेड वॉशिंग से यार ये कैसे वो हो सकता है, मैं तो शिवलिंग पे इतने सुबह सुबह के चावल चढ़े हुए थे, मैंने भी हटाकर मैंने भी चावल चढ़ाए, कितने लोग और नीचे चावल पड़े हुए थे, वो तो टाइट थे यार, न्यूट्रन व्यूट्रन क्या लॉस्ट होगा, मैं अगर इन चावलों को बना लूँ पानी में डालकर तो ये तो वैसे ही काम करेंगे चावल। लेकिन अब देखो, ये एक दिन में नहीं गलेगा, मान लो 1 घंटे में नहीं गल रहा है, 10 घंटे में नहीं गल रहा है, एक दिन में भी गल रहा है। लेकिन अगर मैं 1 हफ्ते इसी चावल और दाल के तिनकों को अगर रख दो पानी में, तो ये फूल जाएंगे कि नहीं फूल जाएंगे, बताओ? हैं अर्पित? और फूल गए अगर उसके बाद भी पड़ा रहने दो पानी के अंदर, तो ये फूट के बिखर जाएंगे ना पूरे के पूरे। और फिर अगर उनको मैं निकालूं तो उसमें से स्मेल आने लग जाएगी ना, बुरी वाली के सड़ गए हैं। बादाम को कभी हद से ज्यादा भिगो कर देखना, जैसे मैंने मान लो आप कहीं चले गए, आपने बादाम भिगोई, तो आप कहीं चले गए, 8 से 10 दिन बाद आकर लौटे हो, उन बादाम में से स्मेल आने लग जाती है ना शाइनी? क्यों आने लग जाती है? जो गुड न्यूट्रिएंट्स थे वो क्या हो गए उस बादाम के अंदर? खत्म हो गए, लॉस्ट। इसलिए इतना ओवर ओवर एम्फसाइज कर रहा हूँ मैं इस चीज़ के ऊपर। ये जो चिड़िया, कॉमन माइना, गीजर, प्लानिंग कमीशन के जो एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं सिर्फ प्योरली यूपीएससी के रोजमर्रा के जीवन से जो वो क्वेश्चन उठाता है ना, उससे बता रहा हूँ मैं ये। उसके बाद वॉशिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर दे हैव बीन पील्ड एंड कट, आपने उसको छील दिया है, काट दिया है, उसके बाद आप धो रहे हो। यहाँ पर भी आपका दिमाग फिर ऐसे ही बोलेगा, यार इसमें क्या गलत बात है कि मैंने अगर आलू को छील दिया तो उसके बाद तो ऑब्वियसली बात है मैं धोऊंगी ना, मैं धोऊंगा ही ना उसको नल के नीचे। जितने बार आप धो रहे हो उतने बार उसमें से कोई ना कोई न्यूट्रिएंट लॉस हो रहा है। या छिलका अगर आपने ज़्यादा मोटा छील दिया, आपका दिमाग वहाँ पर क्या कहेगा, अरे नहीं यार इसमें से न्यूट्रिएंट कैसे लॉस हो सकता है? अगर एप्पल, आपका दिमाग फिर ना अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, कुछ और सोचने लग जाता है आपका दिमाग, कि मेरे एप्पल के ऊपर वैक्स लगी आती है, मेरे शहर में कितनी सारी कंप्लेंट आती है, तो मैं पहले उसका पतला छिलका छीलती थी, अब मैं वही जो आलू छीलने वाला चाकू होता है, अब मैं एप्पल को पूरा मोटा सा छील कर उसके बाद खाती हूँ। तो भाई जितना मोटा आपने अगर उसको छीला है ना, तो उतने न्यूट्रिएंट आप उसके एप्पल की खा चुके हो, अब वो उतना आयरन नहीं देगा जितना दे सकता था। उसके बाद टेकिंग ऑफ थिक पील्स फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मोटे मोटे छिलके मत निकालो, बात वही है, ठीक है? वॉशिंग ऑफ फूड मटेरियल्स बिफोर ईटिंग रॉ और कुकिंग इज यूजफुल, बिकॉज वही वाली बात है ना, देखो वो डस्ट को रिमूव कर देगा, हार्मफुल जर्म्स को हटा देगा, केमिकल्स को, वो ठीक है जो कि उसके सरफेस पे चिपके होंगे। लेकिन बार बार फूड मटेरियल को वॉश करते रहोगे ना, वो हार्मफुल है, बिकॉज इट लीड्स टू द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट। और सिर्फ आप पता है क्या, एक खोखला कच्चा अनाज, फ्रूट या वेजिटेबल खा रहे हो। रिपीट, रिपीटेड वॉशिंग के बाद आप सिर्फ और सिर्फ विदाउट न्यूट्रिएंट्स एक खोखला, अंदर से खाली, जो कि शरीर में जाकर सिर्फ एक कह दो कि सॉलिड चीज जाकर पेट में जाकर रखाएगा, आप सिर्फ एक ऐसा अनाज, रोटी, फल, सब्जी ये खा रहे हो जिसके अंदर कोई आपको फायदा नहीं मिलने वाला। तो फॉर एग्जाम्पल, रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस दाल, इट रिमूव्स द वाटर सॉल्यूबल वाइटामिन, जो कि पानी में घुल जाते हैं और निकल जाते हैं उससे, एंड सम मिनरल्स फ्रॉम देम, और उसकी फिर न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाती है। सच्चे मन से मुझे ये बात बताओ कि अगर ये क्वेश्चन आता जैसे मैंने सिचुएशन पुट करी थी, 100% आप लोगों का ठीक हो जाता क्या एग्जामिनेशन हॉल में? चांसेस थे ना शाइनी ट्रैप करने के, है ना? यही चीज़ है। इसलिए हर एक एनसीईआरटी की रिस्पेक्ट करो, हर एक एनसीईआरटी जितनी छोटी होती ना बुक्स, जैसे 6 क्लास की, 5th क्लास की, इनकी और इज्जत करो। वो इसलिए क्योंकि थैंक यू बोलो उनको कि आप हमारा ऐसा बेस बनवा रहे हो कि लोग हायर चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको ये क्या पता होगा बताओ? और हमें तो पता लग रहा है कम से कम। इसके ऊपर जब हम अंबुजा सीमेंट की बिल्डिंग खड़ी करेंगे तो वो और ज़्यादा मजबूत होगी, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर बहुत मजबूत है।
वॉशिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर दे हैव बीन पील्ड एंड कट, आपने छील भी दिया काट भी दिया। सेब को छील कर वैसे लाल वाला जो उसका पोर्शन होता नहीं खाता, लेकिन आपने उसको पील कर दिया। चलो उसकी बात कर लो। आप ना, आपका एक्सरसाइज करने का टाइम हो गया, जिम जाने का टाइम हो गया है, तो आप एक काम करते हो हमेशा कि एक ब्रेड लेते हो, उस पर पीनट बटर बिछाते हो, और फिर केले को छील कर छोटे 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 टुकड़ों में काट के उस पर बिछा के आप वो एक खाकर जाते हो ऐसी ब्रेड मान लो, ठीक है। अब आपने केले को छील दिया, केले को छीलने के बाद कौन धोता है यार? नहीं धोता है, ज़्यादातर लोग नहीं धोते, लेकिन फिर भी कई लोग होते हैं जिनके दिमाग में काइंड ऑफ थोड़ा सा ना ओसीडी वाला एलिमेंट होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाला, तो वो धोने लग गए। तो अगर वो धोने लग गए ना, सेम केला अगर मैं खा रहा हूँ और वो कोई और खा रहा है धुला हुआ, तो मुझे केले से, मेरे वाले केले से ज़्यादा आयरन मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा उतना, ठीक है। अगेन बात वही है, वाटर सोल्यूबल वाइटामिन और जो मिनरल्स होते हैं वो पानी में धुलकर नल के नीचे खराब हो जाते हैं, उससे मिट जाते हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू उस केले की कम हो जाएगी। इन ऑर्डर टू अवॉइड द लॉस ऑफ वाइटामिन एंड मिनरल्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड फर्स्ट बी वॉश्ड, फिर उसको पील करो, कट करो और खा जाओ, बस उसके बाद दोबारा मत धो। जो स्किन होती है, लेयर जो होती है बड़े सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, उसके अंदर कुछ कुछ वाइटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। किसी किसी घरों के अंदर जो है, कई लोग ना थिक पील्स निकालते हैं। थिक पील समझ रहे हो ना, जैसे आलू को किसी ने तो आराम से छीला, जैसे मतलब मान लो कि यहाँ पर किसी ने आलू को मान लो कि आराम से छीला, ऐसे ऐसे छिल के निकाले। कुछ लोग हो सकते हैं कि वो ना, अगर आप उनकी थिकनेस साइड से चेक करो ना, एजेस से, तो वो इतने मोटी मोटी लेयर हो, यानी कि ये है ए लेयर और ये है बी लेयर। डेफिनेटली आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि बी लेयर ज़्यादा मोटी है। क्या होगा इस केस के अंदर, देखते हैं। विच लीड्स टू लॉस ऑफ vitamins and minerals. If peeling of fruits and vegetables has to be done, पील्स जो है इट शुड बी एज थिन एज पॉसिबल। आप ना छीलो उसको, अच्छी बात है, ऊपर वाइटामिन, ऊपर डस्ट या कुछ भी जर्म्स वगैरह लगे होंगे, अच्छी बात है, आप छीलो, लेकिन जितना हो सके उतना थिन छील लो, बहुत मोटा मत छीलो उसको, क्योंकि मेजर वाइटामिन और मिनरल्स फिर उससे खो जाएंगे। कुकिंग ऑफ फूड के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जब से अर्ली मैन को आग मिली थी, आग उन्होंने डिस्कवर करी थी, और वो खाना जब से पकाकर खाने लग गए, तब से लेकर अभी तक जो कुकिंग है वो क्या क्या हेल्प करती है देखते हैं। कुकिंग जो है वो फूड का टेस्ट इम्प्रूव हो जाता है उससे, और डाइजेशन में हेल्प मिल जाती है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑफ फूड में ऑल्सो लीड टू लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अगर आप उसको ओवर कुक कर दो तो, ठीक है। अब मैं इसका एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ, ओवर कुक कर दो तो, जैसे सोया चाप है, चाप को कई लोग ना जैसे एकदम से डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो कहते हैं कि थोड़ा सा पानी के अंदर गला लेना चाहिए, मतलब उबाल लेना चाहिए उसको गर्म पानी के अंदर। उसके बाद उसके अंदर ना, सोया चाप के अंदर एक आइसक्रीम वाली ना स्टिक लगी रहती है। तो मान लो कि आपने पानी के अंदर इसको गलाया, अब आप ना फोन, आपका फोन आ गया बंदे या बंदी का, आप फोन पे ना बात करते करते बैठ गए। अब आप भूल गए कि गैस पे यार मैंने ना एक बड़ी सी कढ़ाई पतीला लिया था, उसमें पानी वानी डालकर मेरी चाप जो है वो बॉयल हो रही है। अब वो बॉयल होती चली गई, होती चली गई, होती चली गई, 1 घंटा हो गया, सारी गल गई चाप। अब वो पानी के साथ साथ वो गली हुई चाप, तो अब उसका तो कुछ हो नहीं सकता, अब आप उसका तंदूरी चाप और वो सब तो बना नहीं सकते। अब उसका जो पानी है वो आपने फेंक दिया सिंक में, सारा का सारा, चाप रह गई छोटी छोटी सी, टूटी फूटी, गली गलाई, ठीक है। उसका कुछ फायदा भी नहीं है, मतलब आप खाने को खा लोगे, सब्जी बनानी हो ऑन द स्पॉट तो बना लोगे, ठीक है, लेकिन उसमें से न्यूट्रिएंट जितने मिल सकते थे आपको, जितना प्रोटीन मिल सकता था, वो प्रोटीन नहीं मिलेगा अब आपको। मछली के साथ भी ऐसा ही होता है ना शाइनी, बहुत प्रिसाइज मैनर में उसका उसको छीला वीला जाता है ना, मैंने सुना है ना, ऐसा होता है ना, नमक वगैरह लगाकर जो भी करके, जो भी करना है, मतलब उसका प्रोसेस जो होता है बहुत प्रिसाइज मैनर में, है ना, कि ऐसा नहीं कि बहुत मोटे मोटे लेयर काट दिए और उसको फेंक दिया बाकी सारा, है ना, फिर ऐसे तो किसी को फिश मिलेगी ही नहीं खाने को, है ना। द वेरियस वेस्टफुल कुकिंग प्रैक्टिसेस विच में लीड टू लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वो क्या है?
अगर आप बहुत हाई टेम्परेचर पे काफ़ी ज़्यादा टाइम तक कुक करते रहे, आप इसका सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आपको कनेक्ट करना है सोया चाप जो बॉयल करने वाला मैंने एग्जांपल दिया और आपके बंदे का फ़ोन आ गया था और आप भूल गए कि गैस पे सोया चाप बॉयल होने रखी हुई है, throwing away water in which the food is first boiled। मैं आपको एक बात बताता हूँ, राजमा ना सबसे पहले उबाले जाते हैं। राजमा आई लोग आई होप आप सब लोग जानते होंगे, राजमा सबसे पहले उबाले जाते हैं। तो अर्पित, मेरे घर में क्या होता है कि मम्मी उस राजमा के पानी को ना पहले राजमा ना धो धो लेती हैं पहले नलके के नीचे, फिर जिसमें वो बॉईल करती है ना कुकर में, तो वो पानी को ना सब्जी बनाने में यूज़ करती हैं बाद में राजमा में। तो मैंने एक दिन पूछा ऐसा क्यों, कहती देखो एक तो इससे कलर आ जाता है और दूसरा ये पानी अच्छा होता है, वरना राजमा की कोई वैल्यू नहीं रहेगी खाने की। जिस जिसमें आपने अपना जो कोई भी है, बीन्स हैं, राजमा है, कुछ भी चीज़ है, एक्सपेक्टेड कोई भी चीज़ आपने बॉईल करी है ना, उसके पानी में वो चीज़ आ चुकी है। जैसे आपको पता होगा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये नॉर्मल आप सबको पता होगा, लॉन्डो को स्पेशली पता होगी ये वाली चीज़, जो अ, एक 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 प्रोटीन होता है, मैं डब्बों की बात नहीं कर रहा, जिम वाले ऐसे तो अमेजन पे ब्रांड भी आती हैं, शायद एक प्रोटीन होता है जिसको ना वे कहते हैं, वे। और इसी वे का नाम का फायदा उठा के ना बहुत सारी कंपनियां हिंदुस्तान में और बाहर चल रही हैं प्रोटीन का। भाई वे कुछ नहीं होता, वे एक प्रोटीन है, कहीं से भी बन सकता है, बहुत सस्ते मजबूत टिकाऊ तरीके से बनाना ना कुछ नहीं होता। मैं बताता हूँ वे किस में होता है। आपने पनीर लिया, रात को पनीर जमाया, तो पनीर या दही जो होता है उसके कटोरे में अर्पित अक्सर पानी होता है जो कि तैर रहा होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, डिपेंडिंग होता है कि आपने कितना पनीर या कितना दही लिया उस कटोरे के अंदर, है ना। कहते हैं उस पानी को पी जाओ, वो प्रोटीन होता है, मेल्स के लिए बहुत बढ़िया, उनके टेस्टोस्टेरोन को भी स्ट्रॉन्ग करता है। ये वे होता है, इसको वे कहते हैं, मतलब मैं WAY नहीं कह रहा हूं, रास्ता नहीं कह रहा हूं, WHEY, WHEY वे, ये प्रोटीन होता है एक प्रकार का, जो कि पनीर के तैरते हुए पानी के अंदर, मैं कोशिश करता हूं कि शायद से इंटरनेट पे मिल जाए ये चीज़, पनीर वे, नहीं, हाँ जैसे इसको देखो आप, इसमें इसमें तो घटिया सा पनीर दिख रहा है वैसे, लेकिन मैं देखो मैं बताता हूँ। तो दोस्तों देखो क्या है, अगर आपने पनीर का एक कटोरा लिया है, जैसे इसको मान लो कि आपने घर पे पनीर वगैरह जमाया कुछ भी करा, तो पनीर या जो ऐसी चीज़ें होती है ना वो ना पानी छोड़ती हैं। जैसे आपने अगर टुकड़ों को काट काट के भी रखा ना तो ये पानी छोड़ती है, नहीं छोड़ रही, मतलब मान लो नहीं छोड़ रही, आपने एक फ्रिज की बॉटल ली, पनीर के टुकड़े जो हैं, तो आपने कहा कि ये भी ठीक रहेंगे, ठंडा ठंडा पानी इनके ऊपर डाला ताकि पनीर ज़्यादा गले ना, या थोड़े टाइम के लिए आपको सब्जी बनानी है। इसका ये पानी है ना, इसका जो पानी है, आप जिम से आते हुए या जिम जाते हुए अगर आप इसको पी जाओ तो ये आपको उतना ही प्रोटीन देगा जितना आप ये जो डब्बे कई लोग कंज्यूम करते हैं, वे प्रोटीन। ये मैं इसलिए कह रहा था कि इसी का कई सारे कंपनी में ये फ़ायदा उठाते हैं, यही है वे। डबल चॉकलेट, ट्रिपल चॉकलेट, डबल स्ट्रॉबेरी, ट्रिपल स्ट्रॉबेरी, अलग अलग फ्लेवर आते हैं इसके, यही है वे प्रोटीन। ठीक है, तो विटामिन सी गेट्स डिस्ट्रॉयड इजीली बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। अगर जिस भी फूड में अगर आपके विटामिन सी है ना, वो आराम से बर्बाद हो जाता है कुकिंग के टाइम पर। ठीक है, सो व्हेन फूड इज कुक्ड एट हाई टेम्परेचर, एज इज डन इन द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग, स्टीमिंग, रोस्टिंग, बेकिंग या फ्राइंग, तो एक्सेसिव हीट जो होती है वो एक मेजर पोर्शन जो होता है विटामिन सी का उसको डिस्ट्रॉय कर देती है उसके अंदर, अगर उस फूड के अंदर विटामिन सी है तो हमें अपने फूड में, अब जैसे हम खा तो रहे हैं, अब हम ये सोच रहे हैं कि भैया हमें इस चीज़ की कमी क्यों हो रही है, डॉक्टर ऐसा क्यों बोल रहा है, तो इसलिए डॉक्टर आपसे कह रहा है कि अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग जो कि आप खाने में ऐसा खा रहे हो विटामिन सी की इंटेकिंग के लिए, लेकिन हर एक खाना आप गर्म करके खाओगे, तो विटामिन सी अगर हो सके ना उसके लिए फ्रूट्स या फिर रॉ वेजिटेबल्स खा लो, लाइक सैलेड वगैरह जिनमें वो हो, और बेस्ट होते हैं इसके लिए ऑरेंजेस। और सैलेड क्यों कह रहे हैं, सैलेड के अंदर ना आप डालोगे, जैसे आपने प्याज लिया, नमक लिया, सब कुछ लिया, और खीरा लिया, कुछ भी लिया, कैरेट ली, ऊपर से नींबू जरूर डलता है ये चीज़। ठीक है, इफ द एक्सेस वाटर इन विच द फूड मटेरियल इज बॉइल्ड ड्यूरिंग कुकिंग, अगर आप इसको
थ्रो अवे कर देते हो, तो कुछ जो प्रोटीन्स और जो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स जो हैं फूड के अंदर वो लॉस हो जाते हैं। दिस शुड बी अवॉइडेड। आप पहले धो लो, जिस पानी में आप उसको बॉइल करो उसी पानी को यूज भी कर लो फिर उसमें। जैसे मैंने राजमा आपको बताया कि राजमा जो है, जिस पानी में आपने उनको उबाला है, नल के नीचे पहले धो लो राजमा को, जिस पानी के अंदर आपने उसको उबाला है उसी पानी को यूज करो रसीले राजमा बनाने के लिए, गीले राजमा बनाने के लिए, विच विल बी यूज्ड या विच विल बी ईटन विथ राइस। हाँ, राजमा के फाइबर भी होते हैं। और फेंकना भी नहीं चाहिए। मतलब देखो, मेरी मम्मी ने तो, मैंने आपको बताया ऑन द स्पॉट के रीज़न दिया कि कलर के लिए है ना, कि वरना राजमा फीके फीके से बनेंगे और ऐसे बनेंगे, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बताया कि मैं इसको नल के नीचे धो चुकी हूँ इन राजमा को पूरे अच्छी तरीके से। अब अगर इसका पानी फेंक दूंगी तो इन राजमा का कोई फायदा नहीं है बनाने का, फिर बस ये तुम्हारे पेट में, बस तुम खुश हो रहे हो कि राजमा खा रहे हो, तुम्हें इसकी कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं मिलेगी। अब कौन सी चीज हमारे बैलेंस डाइट में मिस हो जाए उससे क्या हो सकता है, तो इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों अगले टॉपिक के अंदर, डेफिशिएंसी डिसीजेस। ये लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, इसके बाद चैप्टर कंप्लीटली खत्म। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।